हेलो एवरीवन, गोपी सर के यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि हम लोग अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर के साथ में प्रैक्टिस करेंगे और जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे वो हम लोग एग्ज़ाम के बाद करेंगे। अभी रिसेंट जो बच्चों का एग्ज़ाम है उन बच्चों के लिए कुछ हेल्पफुल क्वेश्चंस आज वापस हम लोग लेकर के आए हैं। कल के कुछ 5 क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। कल हम लोग साथ में वर्ड भी देखेंगे और ग्रामर के भी क्वेश्चंस को देखेंगे साथ में, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मिलेंगी, पेशेंस रखना, क्योंकि क्लासेस अभी से स्टार्ट हुई हैं तो अचानक से सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा सकती, ठीक है। आज के लिए आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन 10 क्वेश्चन के लिए जैसा पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप उन क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। फिर उसके लॉजिक के साथ मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। चलिए बिना देर किए हम लोग अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और आपके स्क्रीन पे आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। देखो, लिस्ट के बारे में जानो। लिस्ट के साथ हमारे 2 कंडीशन हैं। पहला कंडीशन कि जब आप लिस्ट का यूज कीजिएगा तो इसके साथ जो आने वाली मॉडल ऑक्सिलरी होगी वो शुड। लिस्ट के साथ आने वाला जो मॉडल वर्ब होगा वो हर हाल में कौन होगा? शुड। शुड के अलावा आप किसी और मॉडल वर्ब का यूज नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन क्या है, ध्यान दें, जब आप लिस्ट का यूज करते हैं तो आप मॉडल वर्ब के रूप में शुड को लाते हैं और इस शुड के साथ कभी भी नॉट का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि लिस्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ना आ रहा है, इसका मतलब ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हम इसके साथ नॉट का यूज नहीं कर सकते। 2 चीजें ध्यान देनी है, लिस्ट के साथ हमें शुड का यूज करना है, लिस्ट के साथ हमें नॉट का यूज नहीं करना है। लिस्ट के साथ शुड का यूज करना है, लिस्ट के साथ हमें नॉट का यूज नहीं करना है। अब आप अपने क्वेश्चन पे वापस जाइए। मेक हेस्ट लिस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। तो यहाँ हमें लिस्ट वर्ड मिला, इसके साथ हम लोग शुड का यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें नॉट का यूज नहीं करना है, इसलिए इस सेंटेंस का जो एरर है वो आप नॉट को हटा दें, सेंटेंस ग्रामेटिकल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वहाँ, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा, उस दूसरे क्वेश्चन को बनाइए। आइए इस क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक को समझते हैं। ध्यान दो, हमारे पास नो एक वर्ब है, आप एक वर्ब और लेके चले, फिलहाल लर्न, ठीक है। जब हम 10th चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तो इसमें और भी वर्ब आपको देंगे, लेकिन इन वर्ब के पीछे के रीजन को समझना। नो और लर्न ये ऐसे वर्ब हैं जो प्रोसेस की बात करते हैं। नो और लर्न 2 ऐसे वर्ब हैं जो प्रोसेस की बात करते हैं, और जब आप प्रोसेस की बात करें तो आप जब इसके साथ कोई दूसरा वर्ब ऐड करते हैं तो इन दोनों वर्ब के बीच हमें हाउ का यूज करना पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस की बात बिना हाउ से नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं चाय बनाना जानता हूं, चलो एक सेंटेंस हिंदी का लेते हैं, मैं चाय बनाना जानता हूं, तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं बाबू? आपको याद होगा, आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। हाउ का यूज क्यों किया? क्योंकि चाय बनाना एक प्रोसेस से बनता है ना चाय, मैं उस प्रोसेस को जानता हूं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। तो यहां हमने देखा कि नो और लर्न की जब बात करेंगे प्रोसेस के लिए, जब नो और लर्न की बात करेंगे प्रोसेस के लिए, यानी इसके साथ जब कोई और वर्ब डालेंगे तो उनके बीच में हाउ का होना जरूरी है। जैसे आप कह रहे हैं आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, और अगर मैं सीख रहा हूं आई लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप नो और लर्न के साथ जब कोई दूसरा वर्ब ऐड करते हैं तो उसके बीच में हाउ का होना जरूरी होता है। देखो, एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना बाबू। आई नो यू, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने नो के साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं डाला, तो जब वर्ब डाला ही नहीं तो प्रोसेस की बात हुई नहीं, और जब प्रोसेस की बात हुई नहीं तो हम हाउ का यूज क्यों करेंगे? दैट्स व्हाई वी से आई नो यू। ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ भी नो के बाद हाउ लगा देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज के बाद नो जहां देखो वहां हाउ लगा दो। मेरे कहने का मतलब है नो और लर्न के बाद अगर प्रोसेस उठे, प्रोसेस कब उठेगा? जब नो और लर्न के बाद आप एक वर्ब डालें। जैसे ही आप एक वर्ब डालेंगे बस उस वर्ब के पहले क्या डालो? हाउ।
सेंटेंस पे आओ इस लॉजिक को लेकर के। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो, नो हमें मिला और इस नो के बाद एक वर्ब डाला गया टू स्विम। ऑब्वियसली यहाँ बात उठ गई प्रोसेस की, और जब बात प्रोसेस की उठी है तो इन दोनों वर्ब के बीच में हमें हाउ का यूज करना पड़ेगा। यही इस सेंटेंस का एरर है। आया समझ में? चलिए अब आप अपने स्क्रीन पे तीसरे क्वेश्चन पे ध्यान दें। आपने अपना तीसरा क्वेश्चन बना लिया, अब आप तीसरे क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक को समझिए। देखो हम एक वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब मैरी है जिसका मतलब होता है शादी करना। अब ध्यान दो, इसको हम दो सेंस में यूज करेंगे। आप इसको एक्टिव सेंस में यूज कर सकते हैं, आप इसको पैसिव सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखूं, राम मैरिज सीता। राम मैरिज सीता, मैरी वर्ब का यूज किया हमने V2 बनाकर, ठीक है। ये इसका एक्टिव का कन्वर्जन हुआ। अब इसको पैसिव में लेकर के आते हैं इस सेंटेंस को, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, सीता वॉज मैरिड टू राम। अब इन दोनों सेंटेंस के बीच के डिफरेंस को समझना। जब हमने मैरी शब्द का यूज एक्टिव में किया तो हमने उसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं रखा। जब हमने मैरी का यूज एक्टिव में किया तो हमने उसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं रखा। लेकिन जब हमने मैरी का यूज पैसिव में किया, जब हमने मैरी का यूज पैसिव में किया, देखो पैसिव पहचानने का मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका दे दूं। कभी भी पैसिव रूल है या नहीं ये चेक करना हो तो याद रखो, V3 हो और इस V3 के पहले इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बिन, बीन, ये स्ट्रक्चर कहीं भी जुड़ा मिले तो आप समझ जाएं कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पैसिव है। कैसे? यहां ध्यान, वॉज मैरिज, V3 साथ में वॉज, V3 साथ में वॉज, ये स्ट्रक्चर कहीं भी मिले, इनमें से कोई भी वर्ड हो V3 के साथ, आप उस स्ट्रक्चर को पैसिव मानेंगे। और जब मैरी का यूज पैसिव में होगा तो हम उसके साथ एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एंड द प्रेपोजिशन इज टू। द प्रेपोजिशन इज टू। यू डोंट हैव टू यूज बाय और विथ, ना ही बाय का यूज करना है ना ही विथ का यूज करना है। मैरी का यूज अगर हम पैसिव सेंस में कर रहे हैं और सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं तो उस सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन आएगा, द प्रेपोजिशन इज टू। तो इस सेंटेंस में हम आते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि मैरी को एक्टिव में यूज किया गया या पैसिव में यूज किया गया। तो तुम ये स्ट्रक्चर चेक करो, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है तो ऑब्वियसली एक्टिव में यूज किया गया। यहां हमें V3 दिखा और इस V3 के साथ वॉज दिखा, मतलब ये पैसिव फॉर्मेशन लेकर के चल रहा है। पैसिव फॉर्मेशन में हमें मैरी के साथ जो प्रेपोजिशन देना है वो क्या है, टू। तो हम यहाँ पे विथ को हटा करके किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। यही इस सेंटेंस का एरर था। अब आप अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें। चलिए इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक है पहले उस लॉजिक को समझ लो, ध्यान दो। क्लासेस के दौरान मैंने आपको नैरेशन पढ़ाया था। इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं और हम लोग इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। कैसे? He said that he was going. He said that he was going. अब यहां जो हमें लॉजिक सीखना है वो क्या है, सेड, यानी जब वर्ब पास्ट में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो हम प्रेजेंट वाले वर्ब का इस्तेमाल रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करेंगे, हम उसके जगह पास्ट का यूज करेंगे। यानी यूज क्या नहीं करना है, जो प्रेजेंट शो करते हैं, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, ऐसे शब्दों का यूज नहीं करेंगे। जब सेड दिखा हुआ है तो पास्ट है, और जब पास्ट है तो हम प्रेजेंट वाले वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पास्ट के वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम वॉज वेयर का यूज कर सकते हैं, हम हैड का यूज कर सकते हैं, हम डिड का यूज कर सकते हैं, हम V2 का यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मॉडल्स में जाएं तो हम विल का यूज नहीं करके वुड का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करके कुड का यूज करते हैं, मे का यूज नहीं करके माइट का यूज करते हैं। तो ये हमारा कंडीशन है कि जब सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो हम लोग जो वर्ड्स अवॉइड करेंगे, जैसे विल, कैन, मे, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, बेसिकली ऐसे शब्दों को हम लोग अवॉइड करेंगे और हम लोग यूज क्या करेंगे,
तो वुड, कुड, माइट, was, were, had, did ऐसे शब्दों को यूज करेंगे बिल्कुल जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब। तो यहां भी तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है बाबू, हाँ, और हम डैट के साथ जो क्लाउज जोड़ रहे हैं उसमें हम लोग इन शब्दों को अवॉइड करेंगे, इन वर्ड्स को अवॉइड करेंगे। तो यहाँ हमें विल मिल रहा है, बिल्कुल हटाना होगा इसको, और इसको हटा करके हमें इसकी जगह क्या यूज करना होगा, वुड। तो हमारा सेंटेंस बना शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी व्हेनेवर आई वाज इन डिफिकल्टी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है, अब आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, आपके सामने हम दो सेंटेंस लिख रहे हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, लेकिन सबसे पहले नीचे वाले सेंटेंस पे ध्यान दो। बीइंग अ फाइन डे, बीइंग अ प्लीजेंट डे, सॉरी, बीइंग अ प्लीजेंट डे, इट वाज फाइन टू गो आउट। बीइंग अ प्लीजेंट डे, इट वाज फाइन टू गो आउट। अब जो हमें इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट दिखाया गया, और वो सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, देखो ये ग्रामर के वर्ब चैप्टर, वर्ब एडवांस के चैप्टर से पार्टिसिपल में ये क्वेश्चन है। जब हम लोग पार्टिसिपल पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन के पैटर्न पे काम करना है, इसलिए लॉजिक जो है क्वेश्चन के बेसिस पे समझो। जब आपको सेंटेंस मिले और वहां पे जो सब्जेक्ट मिला इट, आपको कंपेयर ये करना है कि ये सब्जेक्ट जो है पहले वाले पार्ट का सब्जेक्ट है या नहीं है। तो पहले वाले पार्ट को ध्यान से पढ़ो। बीइंग अ प्लीजेंट डे, यानी यहाँ एक प्लीजेंट डे की बात हो रही है। क्या प्लीजेंट डे के लिए इट काम कर सकता है? बिल्कुल काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं इट इज अ वेरी फाइन डे, इट इज हॉट, तो वो हॉट किसको लेकर के बोल रहे हैं? उस दिन को लेकर के बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप इट का यूज इसके सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। इसका मतलब ये इट इसके लिए भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सेंटेंस ये पूरा का पूरा करेक्ट है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन जब हम ऊपर वाले सेंटेंस पे इसी बात को लेकर के आते हैं, बीइंग अ प्लीजेंट डे, आई डिसाइडेड टू गो आउट। अब जो सब्जेक्ट हमें दिया गया, नाउ द सब्जेक्ट इज आई, ये सब्जेक्ट पहले वाले पार्ट के लिए काम करेगा या नहीं? तो पहले वाले पार्ट में फिर से बात हुई प्लीजेंट डे की ना, क्या आई प्लीजेंट डे है? ये सोच के देखो, इस बार तुम्हारा जवाब होगा नहीं, आई प्लीजेंट डे नहीं है। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट हमें दिखाया गया वो पहले वाले पार्ट का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, वो पहले वाले पार्ट का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो सोचो, जब इस पहले वाले पार्ट का सब्जेक्ट नहीं है तो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे लिखा गया? इसका मतलब हमको इसको एक सब्जेक्ट देना है। तो जो मिस्टेक हुआ वो कहाँ हुआ? वो यहाँ हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट हम शुरुआत में डालेंगे। इसका कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाया गया तो हम यहाँ एरर टिक कर देंगे कि यहाँ पे मिस्टेक है। अब सब्जेक्ट क्या देंगे? तो फिर याद करो, बात किसकी हुई? प्लीजेंट डे, डे, मंथ, ईयर, सीजन, इन सब को बताने के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट क्या होता है? इट। तो हम यहाँ सेंटेंस कैसे लिखेंगे? इट बीइंग अ प्लीजेंट डे, आई डिसाइडेड टू गो। इसमें क्यों नहीं लिखे यहाँ पे इट? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया था वो इट था, और इट पहले वाले पार्ट के लिए सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा था। लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट दिया गया आई, ये सब्जेक्ट इस वाले पार्ट का सब्जेक्ट कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे एक अलग सब्जेक्ट डालना पड़ा जो इस सेंटेंस को करेक्ट करता है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को लेकर के आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हम आए, हमें जो सब्जेक्ट दिखाया गया सब्जेक्ट दिखाया गया वी, और ये जो सब्जेक्ट दिखाया गया आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये पहले वाले पार्ट का सब्जेक्ट है या नहीं। तो पहले वाले पार्ट का सब्जेक्ट क्या है या नहीं, कैसे चेक करें? यहाँ भी बात हुई अ फाइन डे की, क्या वी एक फाइन डे होगा? ऐसा कोई लॉजिक नहीं, यानी ये सब्जेक्ट इस वाले पार्ट का सब्जेक्ट नहीं होगा। तो जब सब्जेक्ट नहीं है इस पार्ट में तो हम यहाँ एरर शो करेंगे। और एक सब्जेक्ट जब ऐड करने की बात आए तो कौन सा सब्जेक्ट ऐड करेंगे? तो यहाँ भी डे की बात हो रही है, सो द सब्जेक्ट विल बी इट। तो पूरा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा बाबू? It being a fine day, we went out for a picnic at Okhla. Understood?
अब आप अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दें। ध्यान दीजिए, आप एक पॉइंट सीखिए। मैनी के साथ हम लोग डायरेक्टली वर्ब लगा सकते हैं, तो वो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बोल दूं, मैनी आर हैप्पी, मैनी आर हैप्पी। हम ऐसा नहीं कर सकते मैनी इज हैप्पी। अंडरस्टूड? अब अगर हम बात करें मैनी के साथ आप एक नाउन भी डाल सकते हैं, तो वो नाउन हो जाएगा प्लूरल। मैनी के साथ आप एक नाउन डाल सकते हैं, वो नाउन हो जाएगा प्लूरल। और जो वर्ब आप देंगे वो वर्ब भी कैसा देंगे? प्लूरल। ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। जैसे मैनी बॉयज आर हैप्पी, मैनी गर्ल्स आर हैप्पी। आप इस सेंटेंस को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरे स्ट्रक्चर को देखो, मैनी के साथ अगर हम ए या एन का यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं, समझो ऐसा होता है। ये देखने में ना थोड़ा अलग लगेगा कैसे हो रहा है। मैनी तो बहुत को बताएगा, ए और एन तो एक को बताएगा, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल होगा, 100% होगा। कैसे? ध्यान दो, मैनी के साथ जब हम ए और एन का यूज करेंगे तो कंडीशन क्या है वो ध्यान रखें। नाउन अब हो जाएगा सिंगुलर, और जो वर्ब होगा वो भी हो जाएगा सिंगुलर। अच्छा जरा इमेजिन करना, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। चलो मान लो 50 स्टूडेंट बैठे हुए। हाँ, उन 50 स्टूडेंट में कोई एक बच्चा सो रहा है, क्लासेस के दौरान कोई एक बच्चा सो रहा है, और मुझे ये बताना है कि बहुत बच्चों में से एक बच्चा सो रहा है। तो मैं कैसे इंडिकेट करूंगा इस सेंटेंस को? बिल्कुल ऐसे इंडिकेट करूंगा, मैनी अ स्टूडेंट इज स्लीपिंग। क्योंकि सो बहुत बच्चे नहीं रहे, सो कितना बच्चा रहा है? एक बच्चा। तो सेंटेंस बना अ स्टूडेंट इज स्लीपिंग, अ स्टूडेंट इज स्लीपिंग। कितने में एक? तो बहुत में एक। तो मैंने कहा मैनी अ स्टूडेंट, तो मैनी अ स्टूडेंट इज स्लीपिंग। इसका मतलब बहुत बच्चे हैं सामने, लेकिन उनमें से एक बच्चा सो रहा है। अब आप इस लॉजिक को लेकर के आए यहाँ पे, मैनी के साथ अ लग गया। आपने जो नाउन रखना है वो कैसा? सिंगुलर। बिल्कुल सही। एम मैन होता तो हम उसको प्लूरल मानते, लेकिन एम मैन लिखा हुआ ये सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल सही है। अब हम वर्ब को चेक कर ले, वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब पहचानने की एक खासियत है, ध्यान रखना, जो भी वर्ब सिंगुलर होंगे उनके साथ आपको एस लगा हुआ मिलेगा। जो भी वर्ब सिंगुलर होंगे उनके साथ आपको एस लगा हुआ मिलेगा। तो क्या हैव में एस लगा हुआ मिला? नहीं, ये सिंगुलर नहीं। इसका सिंगुलर फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? हैज। सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? हैज। यानी हमें सेंटेंस कहना चाहिए था मैनी अ मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। चलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखो ये क्वेश्चन एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। एडजेक्टिव में हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं कैसे करते हैं? मैंने कहा राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग ज्यादातर देन का यूज करते हैं, THAN देन, है ना। लेकिन यहाँ पे देन का यूज नहीं होगा, बस यही इसका एक आंसर है। अब आप इसके पीछे के कंडीशन को समझ लें। देखो जब हम बात कर रहे हैं सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, तो इनके साथ हम लोग देन का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू का। जैसे मुझे कहना है राम इज सीनियर देन श्याम, तो बिल्कुल गलत। सेंटेंस होगा राम इज सीनियर टू श्याम, राम इज सीनियर टू श्याम। क्योंकि सीनियर के साथ हम लोग देन का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए? टू का यूज करते हैं। तो ठीक उसी तरह से सुपेरियर भी इस लिस्ट में शामिल है ना, तो सुपेरियर पे भी ये रूल लगाओ, योर फ्लैट इज सुपेरियर। देन का यूज नहीं करके हम लोग यहाँ टू का यूज करेंगे, योर फ्लैट इज सुपेरियर टू दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, इसको ध्यान दें। देखो जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इसलिए उन पे ज्यादा फोकस करना और पॉइंट को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। क्वेश्चन को रटना मत, पॉइंट के लॉजिक को अपने दिमाग में बैठाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दे लो, ध्यान दो। इस क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो हमें एक शॉर्ट पॉइंट ध्यान में रखना है, हम कभी भी इन डिटेल्स का यूज नहीं करते। यूज क्या करना है? इन डिटेल।
देखो आर्टिकल में ये पॉइंट पढ़ाया गया होगा, ठीक है। आर्टिकल जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो ए एन का यूज पढ़ते हैं, द का यूज पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो अपने साथ ए एन लेकर के चलते हैं। जैसे ईट अ हम्बल पाई, यहाँ पे ए का होना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम ए को हटा देता है, इसके जगह द दे दे या कोई भी आर्टिकल ना दे, तो हमें ध्यान देना होता है ईट अ हम्बल पाई एक एक्सप्रेशन है, वी कैन नॉट पुट एनी चेंजेस इन इट, इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते अपने मन से, ठीक। तो ए और एन में हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे कि कुछ एक्सप्रेशन है जिनमें ए और एन का यूज करना है। फिर द में पढ़ेंगे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जिनमें द का यूज करना है, जैसे इन द रॉन्ग, द का यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। इसी तरह आर्टिकल में एक पॉइंट है ओमिशन। ओमिशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कहां पे ए एंड द यानी आर्टिकल्स को अवॉइड करना है, यूज नहीं करना है, तो उसमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, जैसे बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, इसके बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिनके साथ आर्टिकल का यूज, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और ये एक्सप्रेशन भी इसी एक्सप्रेशन में शामिल है, ये एक्सप्रेशन भी इसी एक्सप्रेशन में शामिल है जिसके साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक। अब एक्सप्रेशन में हम लोग, चलो यहाँ आर्टिकल दिया भी नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या है, अब मान लो इन कंक्लूजन है, तो क्या हम इन कंक्लूजन्स लिख सकते हैं? नहीं, मैंने अभी कहा ना कि हम एक्सप्रेशन में अपने अनुसार चेंजेस नहीं ला सकते, हम एक्सप्रेशन में अपने अनुसार चेंजेस नहीं ला सकते हैं, इन कंक्लूजन्स नहीं लिख सकते। ठीक उसी तरह से इन डिटेल एक सही एक्सप्रेशन है, हम इन डिटेल्स का यूज नहीं कर सकते। इन डिटेल एक सही एक्सप्रेशन है, हम इन डिटेल्स का यूज नहीं कर सकते। तो ये एक्सप्रेशन वाली बात है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उन शॉर्ट नोट्स पे ध्यान देना है कि कौन सा एक्सप्रेशन है, कैसा होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना जरा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नाउन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दें आप। जैसे एक छोटी सी बात को समझना, अगर मैं बोलूँ बॉय, ये सिंगुलर है, आप इसका प्लूरल क्या बनाते हैं? तो आप कहते हैं सर बॉयज होगा, ठीक है। जरा सोचना, अगर मैं कहूँ चाइल्ड, ऑब्वियसली सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनाओगे? आपका जवाब आएगा सर चिल्ड्रन। अब आप यही आपने बहुत से लोगों को यूज करते हुए सुना होगा, तो वो जानते वो भी है लेकिन बोलचाल में निकल जाता है, क्या करेंगे वो भी। चिल्ड्रंस, क्या ये सब पॉसिबल है? आप चिल्ड्रंस क्यों लिखना चाह रहे हैं? क्योंकि आप प्लूरल दिखाना चाह रहे हैं। अभी अभी हमने क्या देखा, चाइल्ड का प्लूरल ही क्या होता है? चिल्ड्रन। यानी कुछ ऐसे नाउन है बाबू, कुछ ऐसे नाउन है जो बिना एस के भी प्लूरल नेचर रखते हैं। कुछ ऐसे नाउन है जो बिना एस के भी प्लूरल नेचर रखते हैं। ऐसे कुछ नाउन से मिल लो, चिल्ड्रन, पीपल, कैटल। देखो इन नाउन को, ये कुछ ऐसे नाउन है जो बिना एस के भी प्लूरल फॉर्म रखते हैं, ठीक है। तो इनके साथ दो चीजों का ध्यान रखना। पहला, एस का यूज मत करना। इसमें और भी लिस्ट है ना, इन्फेंट्री, कैवलरी, पोल्ट्री, पिजेंट्री, बहुत से ऐसे नाउन की लिस्ट है, ठीक है। लेकिन वो क्लासेस में मैंने आपको सारा चीज बता रखा है। आप प्रैक्टिस के लिए ध्यान दें कि उस प्रैक्टिस में वो पॉइंट कहाँ मिलेगा। तो ये नाउन के चैप्टर में मिल जाएगा, हाँ ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी पढ़ाया गया होगा, उसमें भी आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, वहां भी ढूंढ सकते हैं। चिल्ड्रन, पीपल, कैटल, इनके साथ दो चीजों का ध्यान रखना। पहला, ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए हम लोग एस का यूज नहीं करें। दूसरी बात, अगर बात वर्ब देने की आए तो वो वर्ब हर हाल में प्लूरल होगा, वो वर्ब हर हाल में प्लूरल वर्ब होगा। अब जरा ध्यान देना, तो कैटल्स वेयर, वर्ब को प्लूरल रखा गया क्योंकि वर्ब में एस नहीं है, यानी वर्ब सिंगुलर नहीं, और जब सिंगुलर नहीं है तो क्या है? प्लूरल। वर्ब बिल्कुल सही है, लेकिन मिस्टेक क्या है? हमने कैटल को क्या लिख दिया? कैटल्स। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैटल तो खुद प्लूरल होता है, हम इसमें एस का यूज नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द मिस्टेक इज ओवर हियर, वी हैव टू यूज कैटल वेयर ग्रेजिंग इन द मीडोज। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना बाबू। अब अगर लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर मुझे बताना पड़ेगा तो मैं नहीं बताऊंगा, जरा सोच के देखो। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले। ऊपर के एक दो क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, क्या? सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपेरियर, प्रायर, पोस्टेरियर, एंटेरियर, ऐसे शब्दों के साथ हम लोग कंपैरिजन के लिए देन का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं?
टू का यूज करते हैं, बिल्कुल सही, टू का यूज करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ देन का यूज नहीं करके सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, टू का। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लोग यहीं रखेंगे। कल जब हम लोग मिलेंगे तो वर्ड का भी कुछ प्रैक्टिस क्लास होगा और साथ में ग्रामर का भी कुछ प्रैक्टिस क्लास होगा। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ा देंगे, पेशेंस रखना, सारा चीज़ मिलेगा, घबराना मत। लेकिन हाँ, जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो हाईली इंपॉर्टेंट देखो सारी चीज़ें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बोल देने से ऐसा नहीं कि इन्हीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। पूरा ग्रामर इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ग्रामर सीखना चाहिए जो क्लासेस में मैंने पढ़ा रखा है। लेकिन हाँ, अभी जब बात एग्जाम पे फोकस करने की आ रही है तो उन क्वेश्चंस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं जो लॉजिक बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ दिनों तक ये काम कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद हम चैप्टर वगैरह भी डालेंगे, डोंट वरी, सब कुछ मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रखना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन।